नमस्कार। बिजनेस स्टैंडर्ड डिजिटल के इस स्पेशल बजट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसद के भाषण के दौरान की थी और जिस पर सबसे कम बात हो रही है, लेकिन वो सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरी मीडिया इस पर बात कर रही है कि इनकम टैक्स पर कितना रिबेट मिला है और इस बात पर बात हो रही है कि किसानों को कितना मिला है। बात ये भी हो रही थी कि बिहार को बार बार मेंशन किया गया है। सारी चीज़ों पर बात हुई, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि रिफॉर्म्स क्या हुए। बजट असल में किसी भी देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बड़ा जरिया होता है। हम आप सबको याद है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय वित्त मंत्री थे 1993 में, वो 1992-93 में बजट लाए और वो एक ऐसा था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। इन सब पर, इस बड़े ही कठिन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असित रंजन मिश्र, बिजनेस स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड। और असित जी से बेहतर ये चीज़ कोई और नहीं बता सकता है। असित जी, आपका बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये क्या है, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इस बजट में ऐसे? तो बजट से पहले, एक दिन पहले हमारे इकोनॉमिक सर्वे आया। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प टर्म यूज़ हुआ कि गेट आउट ऑफ द वे। सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि गवर्नमेंट को रास्ते से हट जाना चाहिए बिजनेसेस का, ताकि बिजनेसेस ग्रो कर सके। ये एक्चुअली अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने बोला था पहले, जबकि उनको पूछा गया कि क्या करना चाहिए कि छोटे बिजनेस बड़े हो सके, तो वो बोले कि सरकार को हट जाना चाहिए रास्ते से, तभी छोटे बिजनेस बड़े हो सकते हैं। तो उसी थीम को आई थिंक आगे बढ़ा के बजट ने बहुत सारा रिफॉर्म्स मेजर्स अनाउंस किए इस बार। तो उसमें मेजर तो एक हो गया जिस पे चर्चा थोड़ा हुआ है कि FDI इंश्योरेंस 74% था अभी तक, उसको 100% करने की सजेशन है। बजट पास होने में वो लागू हो जाएगा। तो वो एक मेजर है, बहुत दिन से वो डिमांड हो रहा था। उससे ये होगा कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज अपना फुली ओन्ड सब्सिडियरी यहाँ पे लगा सकते हैं विदाउट कोई इंडियन पार्टनर उनको ज़रूरत नहीं होगा। वो खुद अपना रिस्क लेके अपना बिजनेस लगा सकते हैं और शायद इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होगा, जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़ सकता है। वो एक बहुत बड़ा है। और एक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोले हैं कि एक न्यू इनकम टैक्स बिल लाएंगे। जो अभी का जो इनकम टैक्स लॉ है वो माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत साल पहले लिखा भी गया था वो, और बहुत सारे प्रोविजंस उसमें ऐड होते गए, तो बहुत लंबा भी हो चुका है। और उसको लेके कोर्ट्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के बयान भी आते हैं, उससे जजमेंट्स भी आते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है उससे। तो उसको सिंप्लीफाई करके जितना अभी है उससे आधा करने की उनका योजना है लॉ में भी, और वार्ड भी आधा हो जाएगा, दैट यही बोला जा रहा है। तो उससे वो भी ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाएगा जिससे कि आम आदमी भी पढ़ के उसको समझ सके। अभी तो बिना इनकम टैक्स लॉयर के उसको समझना मुश्किल ही है पूरा। तो वो ये मेजर हैं, बाकी हम बात करते हैं। और तो आपने अभी बात करी इनकम टैक्स को लेकर, इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा हुई और खासकर हर व्यक्ति वो कह रहा था कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और उसमें जब चर्चा हो रही थी तो ये भी लोगों का एक अपेक्षा हुई, एक्सपेक्टेशंस है कि नया इंश्योरेंस बिल आ रहा है, क्या करेंगे। अब आपने बताया जैसे कि वो बहुत सरल हो जाएगा, जैसे ITR को इन्होंने एक पेज में लाने की कोशिश की, उन्होंने उसका नाम ही सरल कर दिया था। सो ये न्यू इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो होंगे ये कैसे होंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, वो एक इंश्योरेंस एक्ट होता है, उसको भी अमेंड किया जाएगा, जिसमें 74% अभी अलाउड है। इंश्योरेंस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। उसका 20-25 साल का इतिहास है, जिसमें इवन 24% करने के लिए भी बहुत झगड़ा करना पड़ रहा था उस एक टाइम पे, क्योंकि लेफ्ट बहुत अपोज कर रहा था कांग्रेस सरकार को इन द पास्ट। तो वो वहाँ से चल के हम आज वहाँ पहुँचे हैं
कि 100% गवर्नमेंट अलाउ करने जा रहा है इंश्योरेंस में। और उससे वही जैसे मैंने बोला कि अपना अभी बहुत सारे फॉरेन कंपनी का एक इंडियन पार्टनर है, लेकिन उस कंपनी फॉरेन कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इंडियन पार्टनर इसीलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि तुम्हें एक इंडियन पार्टनर रखना ही है। हाँ। चाहे वो कुछ उसका कंट्रीब्यूशन हो ना हो, तो इसीलिए ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा है। मतलब उसे 26% की पार्टनरशिप इसलिए देखनी है क्योंकि वो इंडियन कंपनी। हाँ हाँ। और वो आप हमारे दर्शक इस बात को जानते होंगे कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज है उनके साथ एक इंडियन कंपनी का नाम भी जुड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसी से बात भी कर रहा था एक फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के हेड से कल, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे अभी जो फॉरेन कंपनीज है वो अगर वो इंडियन पार्टनर उनको ज़्यादा कोई मदद नहीं कर रहा है तो अब उनके लिए वो मौका आ गया है कि वो निकाल देंगे, वो अपना खुद का कंपनी करेंगे। लेकिन जहाँ पे इंडियन पार्टनर एक बैंक है, इंडियन बैंक है, जो कि ओबियसली स्ट्रैटेजिक मदद करता है, तो वैसे केस में शायद वो पार्टनर रहे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होगा कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी जो अपना करंट इंडियन पार्टनर है उसको निकाल दे और खुद का बिजनेस शुरू करे, तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा होपफुली। अब यदि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनीज भारत में पूरी तरह से आ गई अपनी इंडियन सब्सिडीज के साथ, तो इससे तो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का इंडिया में शुरू हो जाएगा। और हम आप जानते हैं लंबे समय से फाइनेंस कवर कर रहे हैं, तो उनके पास जो पूंजी है, मतलब जो उनके पास कैपिटल है, जो रिसोर्सेज हैं, वो इंडियन कंपनी से बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत सस्ते प्रीमियम पर बहुत अच्छी पॉलिसीज़ देने लगेंगी। तो यही मैं बोल रहा था कि इससे शायद लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी एक है कि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। पेंशन इंश्योरेंस, ये कोई कंपनी बहुत जल्दी 3-4-5 साल में प्रॉफिट नहीं कमाता है। अभी की भी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो बहुत ही कम है जो प्रॉफिटेबल है। तो इसीलिए कंपनी भी उस तरह से, अगर उनका फुल कंट्रोल रहेगा अपने कंपनी के ऊपर, तो वो भी लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो उसी हिसाब से वो पैसा लगाएंगे, उसी हिसाब से उसको एडवर्टाइज करेंगे, उसी हिसाब से प्रीमियम बहुत कम रखेंगे ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सके उससे। तो उससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। आपने अभी बात की थी कि मुझे भी याद आ रहा है, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे और लेफ्ट बहुत बड़ा पार्ट था, असल में सरकार उनके भरोसे ही चल रही थी। और जब इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, इवन अटल जी के समय भी यही होता था। एनडीए की जो पहली सरकार थी, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा, मतलब सरकार के लिए। और उसका कारण था क्योंकि उससे पहले इंश्योरेंस मतलब सरकारी कंपनियां, और उनका कहना था कि यदि ये हुआ तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेफ्ट के सारे एमपीज बड़े चढ़कर यही कहते थे। और लोगों का क्या होगा, आज सरकारी कंपनी है तो भरोसा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब यदि इंटरनेशनल प्लेयर्स 100% इक्विटी के साथ आए, पूरा शेयर उनके पास रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये भारतीय इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, भारतीय बीमा कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की और सरकारी सेक्टर्स की, क्या वो इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे? एक चैलेंज तो बढ़ेगा और कंपटीशन हमेशा अच्छा ही होता है। LIC एक बहुत बड़ा प्लेयर है लाइफ इंश्योरेंस में एटलीस्ट, और अभी वो लिस्टेड भी हो गया है। और उसको जैसे आप बोल रहे थे कि कंट्रोवर्सी चलता है, और वो 2-3% अपना डाइवेस्ट किया है इक्विटी। लोग बोलने लगे थे कि प्राइवेटाइज कर रहा है गवर्नमेंट, तो वो एक सेंसिटिव टॉपिक हमेशा रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट अनाउंस करने के बाद भी कोई ज़्यादा विरोध कहीं से आपको सुनने को नहीं मिल रहा है कि क्यों गवर्नमेंट कर रहा है। इवन अपोजिशन वाले की भी कोई अभी तक मैंने नहीं सुना जो रेज किए हो ये इशू मुद्दा। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो इंडियन कंपनीज है उनके साथ, और ये अच्छा है कस्टमर्स के लिए, अच्छा है कंपटीशन, अच्छा ही होता है कस्टमर के लिए। तो इससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कमेटी बनाने की बात की है, और वो कह रही है कि नियामक सुधार, जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको चेंज करेगी कमेटी है। ये है क्या? तो वो बोल रहे हैं कि एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक FSDC करके कमेटी है। यस। एक वो बोल रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब एक कमेटी बिठाया जाएगा, और उसमें अभी सारा डिटेल तो उसका पता नहीं, लेकिन वो उसमें ये भी बोले हैं कि स्टेट्स को भी जुड़ने के लिए बोला जाएगा। तो उसमें बहुत सारा जो रेगुलेशंस है बोथ सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में, तो उनका सिंप्लीफिकेशन का बात हो रहा है। तो बेसिकली कंपनीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला ही इशू है बेसिकली। तो कंपनी
जो अगर इन्वेस्ट करना जाए तो ज़्यादा उसको इंस्पेक्शन फेस करना ना पड़े, सर्टिफिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और एक मज़ेदार चीज़ शायद ये है कि गवर्नमेंट अब ये हिंट कर रहा है कि जो लेबर कोड्स है उसको भी ये कमेटी देखेगा, क्योंकि वो बहुत दिन से वो जो 4 लेबर कोड है हमारा, वो बन के तैयार है सेंट्रल लेवल पे, बट जो स्टेट्स अपना रूल्स बनाए हैं वो अलग अलग रूल्स हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि सारा स्टेट्स का भी जो रूल्स है लेबर कोड को लेके वो भी यूनिफॉर्म हो, ताकि वो नोटिफाई किया जा सके। नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा एक कंपनी के लिए, वो उड़ीसा जाएगा तो एक रूल है, आंध्रा जाएगा तो और एक रूल है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर सेंट्रल। आजकल सारी कंपनियां बहुत बड़ी हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं, और वो मल्टी स्टेट्स वाली कंपनियां हैं, बाहर की हो या इंडियन कंपनी हो, उनके बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। तो आपने बिल्कुल बात सही कही कि हर राज्य में एक अलग रूल होगा उनका, तो उससे सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये जो सेंट्रलाइज बात कर रहे हैं श्रम कानूनों की, लेबर लॉस को लेकर, ये बात केवाईसी को लेकर भी हो रही है। तो वो तो सेंट्रल केवाईसी एक बनाने की बात हो रही है, जो पहले से बात तो चल रहा था ऑलरेडी, उसको मेंशन किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में। तो बेसिकली जब हम इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं, सबको हमें दोबारा एक बार अलग से देना पड़ता है, अपना केवाईसी प्रूफ देना पड़ता है, सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, पैन कार्ड, सब कुछ देना पड़ता है। तो एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। और एक ईज ऑफ बिजनेस, जैसे गवर्नमेंट बात करता है ईज ऑफ लिविंग, जो कि आम आदमी के लिए है, बेसिकली आम जनता के लिए है। तो वो जब सेंट्रल केवाईसी का बात हो रहा है तो उससे ये होगा कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स देना नहीं पड़ेगा सबको। जाके एक इंश्योरेंस खरीदने जाएं तो एक सेंट्रलाइज्ड केवाईसी होगा, आपको सिर्फ उसका प्रूफ देना होगा, तो सारा डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेस कर लेगा वहाँ से, तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा, प्रक्रिया बहुत ईजी, आसान हो जाएगा, और लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब ये कुछ EPFO का, जैसे UN जो नंबर उन्होंने किया, कुछ उसी प्रकार होगा कि एक नंबर होगा और उससे फिर आप बहुत EPFO तो बहुत एक बड़ा मसला है वैसे, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, वो गवर्नमेंट उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये उससे और बड़ा तरीके से होगा, आई थिंक इससे इसका इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा बड़ा होने के आसार है। हम अपने दर्शकों को बता दें, KYC मतलब नो योर कस्टमर। मतलब आप जब भी अपना खाता खुलवाते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, म्यूचुअल फंड या किसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं हर बार। मैं यदि सही हूँ तो टेलीकॉम, इवन आप यदि आप एक सिम लेने जाएं, एक नया नंबर लेने जाएं, किसी भी उसमें, सो सेंट्रल KYC, जैसा आसिफ जी हमें बता रहे हैं, सेंट्रल KYC से ये होगा कि आपको शायद कोई एक नंबर मिल जाए, और आपको जैसे हमारा आधार है ऐसा ही कोई एक सिस्टम जनरेट होगा, और उससे ये होगा कि आपको बार बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ेंगे। मैं सही कहा? बिल्कुल। ये रिफॉर्म्स में और क्या हुआ है इस बार बजट में इसके अलावा? और गवर्नमेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का भी बात कर रहा है, माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का भी बात कर रहा है। उसके अलावा और एक है कि जिसको बोला जाता है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो उस दो कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट होता है बेसिकली, तो ताकि एक इन्वेस्टर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर जाके इन्वेस्ट करे, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट कैसे सुरक्षित रहे। तो उसको लेके बहुत पहले गवर्नमेंट ने, जितना हमारा पहले एक एग्रीमेंट होता था उसको बीपा बोलते थे, तो उसको गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया था, और एक नया मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लेके आया था, ड्राफ्ट ट्रीटी। तो उसको बहुत कम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो बहुत ही कम 3-4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम अभी तक साइन कर पाए हैं। और तो उसको डिमांड होता रहा है बहुत दिन से कि उसको तुम और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा और कम करो। तो अभी हाल ही में हम UAE के साथ एक ट्रीटी साइन किए हैं, BIT, जो बहुत ही उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस कम हैं। ताकि बेसिकली उसमें एक होता है इन्वेस्टर टू स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर कब अगर उसका कोई डिस्प्यूट हुआ गवर्नमेंट के साथ, तो वो आपको आर्बिट्रेशन में कब लेके जा सकता है। तो
तो अभी का जो ड्राफ्ट है वो बोल रहा है कि 5 साल आप कंट्री के अंदर कोर्ट्स लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो आप ले सकते हैं आर्बिट्रेशन में। तो जो यूएई के साथ जो बना है नया अभी बीआईटी, उसमें ये बोला गया है कि वो 5 साल नहीं 3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। डोमेस्टिक लॉ को ये करने के रेमेडीज लेने के बाद आप ले सकते हैं आर्बिट्रेशन को। तो उसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने सराहा है। तो शायद ये जो मॉडल बीआईटी को चेंज करने के बाद हुआ है इस बजट में, तो शायद ऐसे कुछ प्रोविजंस उसमें लाया जा सकता है ताकि और ज़्यादा कंट्री के साथ हमारा बीआईटी साइन हो सके। ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। मुझे याद है 2015 की बात थी और भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन हुआ था, समिट हुई थी यहाँ पर, और वो पहली बार हुआ, वो 3rd समिट थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे अफ्रीका के 50 देश के करीब जितने भी थे उनके स्टेट हेड, मतलब जहाँ राजा थे, किंग्स थे, वो आए, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स आए, और 1 हफ्ते तक वो चला। और उसमें उस समय इंडियन कंपनीज का यही कहना था, जब हमने उनसे सवाल किए कि चाइनीज़ जो हैं वो कंपनियां कैसे मार्केट सारा कैप्चर कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को लेकर ये एश्योरेंस देती हैं, है ना, तो इसीलिए कंपनीज जाती हैं और वो इन्वेस्ट करती हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं था। और अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। तो ये चेंज भी आया है लास्ट 10 साल में, इसीलिए क्योंकि पहले इतना इंडियन कंपनीज नहीं होते थे जो जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप अभी देख रहे होंगे हमारा आउटवर्ड एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बीच। तो जो कि एक कंसर्न हो चुका है गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ एफडीआई कम आ रहा है और ज़्यादा बाहर शायद जा रहा है एफडीआई। तो क्योंकि हमारे कंपनीज जाके दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो हम रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे कि ताकि इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को सू ना कर सके, तो अगर वैसे रेस्ट्रिक्शन हम रख रहे हैं तो दूसरा कंट्री भी सेम फॉलो करेगा कि वो भी, हमारा इन्वेस्टर जब वहाँ जाएगा उसको दिक्कत होगी, उसको प्रॉब्लम अगर कुछ हुआ तो वो भी सू नहीं कर सकता है दूसरे सरकार को। तो क्योंकि हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, एमएनसीज बन रहे हैं, तो इसीलिए भी ये बीआईटी, मॉडल बीआईटी को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उसी से आई थिंक लर्निंग लेके गवर्नमेंट ये कर रहा है। मुझे एक अच्छा एग्जांपल अभी कुछ समय पहले का था, एक स्टोरी हम लोग कर रहे थे और उसमें मालूम चला कि कुवैत जो है बहुत छोटा सा देश है, और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है उसका टोटल जो कैपिटल उसके पास है, जो पैसा था, वो 800 बिलियन यूएस डॉलर था, 800 अरब अमेरिकी डॉलर, और उसका इंडियन इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन डॉलर था। तो आप सोचिए, हम इतना बड़ा देश और हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा था। क्या यही रीज़न था? नहीं, एक रीज़न उसको नहीं माना जा सकता कि सिर्फ बीआईटी साइन करने से इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, वो सही नहीं है। ये बहुत सारे रिसर्च से भी प्रूफ हुआ है। ताकि जैसे हम बात कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके देश में बिजनेस करने का कैसा सिचुएशन कैसा है, लेबर लॉज कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे ठीक से मिलता है, चीपर रेट में मिलता है या नहीं, लैंड मिलता है या नहीं, वो सब बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। टैक्स सिस्टम कैसा है। तो सिर्फ बीआईटी साइन करने से सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक कड़ी तो है, मतलब शुरुआत हो गई है। आसिफ जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप बहुत लंबे समय से बजट कवर कर रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट बजट की बात कहते हैं कि बजट ऐसा हुआ जैसे एक मनमोहन सिंह जी ने पेश किया, अटल जी के समय हुआ, बाद में मनमोहन सिंह सरकार में हुआ, मोदी सरकार में भी ऐसे बजट हुए। इसे यदि हम रैंक करना चाहें, क्या आपको लगता है ये लैंडमार्क बजट था इस तरह का, या इसमें और भी कुछ हो सकता है? नहीं, इसको बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट बजट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक टाइम फ्रेम भी, वो 5 साल का जो रिफॉर्म मेजर्स वो अनाउंस किए हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम उसको पूरा करेंगे, ये इमीडिएटली आने वाला है नहीं। तो 74% जो एफडीआई से 100% कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जैसे आपका न्यू टैक्स बिल आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये 2 बहुत बड़े रिफॉर्म्स मैं मानूंगा। लेकिन इसका फोकस तो इस बजट को वही जाना जाएगा, आई थिंक हिस्ट्री में जब हम एनालाइज करेंगे कि ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास को तोहफा लेके आया था। तो आई थिंक उसी से इसको जाना जाएगा। बट रिफॉर्म्स, ये एक दो जो चीज़ है वो उसको भूलना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल आपका, ज़्यादा वक्त न लेते हुए,
रिफॉर्म्स किसी भी बजट में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? कोई भी बजट जब पेश होता है तो उसको लेकर ऐसे रिफॉर्म्स जिसकी आपने बात की जो आम आदमी नहीं समझ पाता है, और वो सिर्फ, लेकिन वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, यदि हम भारत के आम बजट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गवर्नमेंट को, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी में हो, रिफॉर्म्स लाने में कितना सोचना चाहिए कि हाँ, ये हमें इस हर बजट में ये रिफॉर्म्स चाहिए, कितने रिफॉर्म्स हो? जैसे ये कुछ बजट बहुत डल होते हैं, जैसे हम इसको भी, आपने अभी कहा कि इसको रिफॉर्मिस्ट रिवोल्यूशनरी बजट, बिल्कुल क्रांतिकारी बजट नहीं कह सकते। सो क्या, क्योंकि ये बात बार बार सरकार कह रही है कि हमने, वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हमने 1500 से ज़्यादा पुराने कानून खत्म किए। मेरा सवाल वही है कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है, घोषणाएं होती हैं। तो हम उसी पर जानना चाहते हैं कि सरकार को बजट में कितने रिफॉर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 20% हो, 30% हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो। बिल्कुल नहीं, अब मैं भूल रहा था एक रिफॉर्म्स जो आपने अच्छा किया याद दिला दिया कि एक जन विश्वास 2.0 बिल भी गवर्नमेंट लाने की बात किया है। 2023 में जन विश्वास बिल 1 आया था। बहुत सारे जो थे रेस्ट्रिक्शंस जो बिल्स में, एक्ट्स में थे, उसको हटाया गया था 180 से ज़्यादा, तो 100 और हटाने की बात हुआ है, वो चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ है। तो रिफॉर्म्स का जब बात आता है और बजट के बारे में जब हम बोलते हैं, तो इस गवर्नमेंट का एक ऐसा रहा है ट्रेंड कि ये गवर्नमेंट सिर्फ बजट का इंतज़ार नहीं करता है रिफॉर्म्स के लिए। तो अब बजट के बाहर, बजट से तुरंत पहले, बजट के तुरंत बाद बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं। जैसे जीएसटी जैसा हो गया, ये जुलाई 2017 में आया था, तो बजट से कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज़ मैं मानूंगा इनफैक्ट कि सिर्फ आपको एक साल बाद बजट आएगा, उसी टाइम आपको अनाउंस करना है बड़े रिफॉर्म्स। उसके लिए गवर्नमेंट को इंतज़ार करना नहीं चाहिए। और पहले होता था, पहले सरकारों ने ऐसा किया है कि बजट का इंतज़ार करेंगे और उसी टाइम अनाउंस करेंगे। मैं ये अच्छा चीज़ एक मानूंगा इस सरकार का कि वो इंतज़ार नहीं करते हैं बजट का। जब कोई रिफॉर्म्स का टाइम आता है और उनका सब कुछ रेडी हो जाता है इंटरनली, वो अनाउंस करते हैं। तो मैं बजट रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए, लेकिन बजट के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। ये हमारे साथ थे आशीष रंजन मिश्र, बिजनेस स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिटर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सरकारों को अब वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। तो हर साल का वेट मत करिए कि बजट में ही हम रिफॉर्म लाएंगे। रिफॉर्म लाते रहिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहिए। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।